गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो एक्रीडिटेशन के टाइम पे जो सर्वे टीम आती है और जो सर्वे करती है QCI क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, तो उसकी एक क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्निंग क्वालिटी चेक करने की एक बॉडी है, उसका एक थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक कराने के लिए एक संस्था है NABET, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर एवोल्यूशन लेबोरेटरी के लिए ये एक टीम आती है एक्रीडिटेशन के लिए। तो ये बॉडी जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस बॉडी को और क्या क्या ये चेक करती है कि स्कूलों के अंदर जब भी आती है ये टीम तो क्या क्या सर्वे करती है। जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं अपने KVs, NVS, नवोदय विद्यालय हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, उनके अंदर ये टीम अक्सर सर्वे के लिए आती है। प्राइवेट स्कूल्स में भी जाती है, जो अच्छे स्कूल्स अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर भी ये एक्रीडिटेशन करती है ये टीम। और ये सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के वो पता करने के लिए करती है और इसके हिसाब से QCI जो होती है स्कूलों को ग्रेडिंग देती है, नंबरिंग देती है कि ये स्कूल की इतनी ग्रेडिंग है और ये स्कूल इतने नंबर पे चल रहा है एजुकेशन के मामले में, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में। तो अभी फ़िलहाल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ये जो एक्रीडिटेशन की टीम है जो सर्वे कर रही है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक स्कूल को चलाने के लिए होने चाहिए। अगर आप एक स्कूल फंक्शनल है आपके यहाँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने चाहिए वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। तो ये आपको देखिए लिखा हुआ है NABET QCI 2024-25 के लिए है और अभी मार्च के महीने में लगभग ये टीम जो है सर्वे करती है। तो इसके अंदर कुछ 30 पॉइंटों की एक लिस्ट ये देती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा, जिसमें से डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल टू सर्वे टीम। तो ये जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट है डिटेल्स फॉर एक्सेशन रजिस्टर्स फॉर लाइब्रेरी, रेफरेंस बुक्स डिटेल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक्स डिटेल, फिक्शंस बुक्स डिटेल एंड नॉन फिक्शंस बुक्स डिटेल, एनसाइक्लोपीडिया डिटेल, सब्सक्राइब्ड ई-बुक्स डिटेल्स, पीरियोडिकल्स जैसे न्यूज़पेपर, एजुकेशनल, रिसर्च, मैगजीन्स, जर्नल्स एंड डेलीज डेलीज न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, क्लासिफाइड डिटेल्स। ये जो है एक लाइब्रेरियन के पास ये जो जितनी भी चीज़ें मांगी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले पॉइंट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कैसे मेंटेन करना है और क्या क्या इसके अंदर आता है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है वो मैं आप समझा देता हूँ आपको, फिर हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। तो देखिए एक्सेशन रजिस्टर्स जो होते हैं इसके अंदर क्या आता है। एक्सेशन रजिस्टर्स के अंदर जो मुख्य रूप से एक लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो जिसमें आपके जनरल ड्यूटीज हो गई, सामान्य जानकारी, जैसे कि हर पुस्तक के लिए अनिवार्य है ये कि कौन सी पुस्तक कहाँ पे है। ये आपकी एक सामान्य जानकारी पुस्तक के बारे में, जैसे एक्सेशन नंबर, आपने एक नंबर दे रखा होगा उस बुक को, उसके बाद उसका टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर, उसका एडिशन कौन सा है, प्रथम है, द्वितीय है, नवीनतम संस्करण है ना। और पुस्तक को प्रकाशित करने वाली कंपनी या संस्था का नाम, उसको पब्लिशर बोलते हैं। ISBN या ISSN नंबर जो होता है, यदि पुस्तक का ISBN जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक संख्या है, ISN इंटरनेशनल जो एक बुक नंबर दिया होता है, वो उपलब्ध अगर हो तो वो आपको एक कॉलम मेंटेन करना है। उसकी प्राइस क्या है, सोर्स ऑफ परचेजमेंट क्या है, प्राप्ति का सोर्स क्या है, पुस्तक कहाँ से प्राप्त की गई है, खरीद, दान, या तो खरीदी गई है या दान में मिली है या सरकारी मिली है, ये सरकारी ग्रांट पे है। बिल नंबर, बिल और डेट, खरीद का बिल और उसकी संख्या, खरीद के समय का बिल नंबर और उसकी तिथि।
मतलब आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपको मेंटेन करनी है। इसके बाद इसके बाद है आपका जो आपको मेंटेन करना है, हाँ, बिल नंबर हो गया। बिल नंबर के बाद उसकी लोकेशन कहाँ है पुस्तक की, पुस्तकालय में कहाँ रखी गई है, सेल्फ नंबर क्या है, सेक्शन नंबर क्या है, ये आपको उसमें मेंशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, वर्गीकरण संख्या, जैसे डिवे डेसिमल्स क्लासिफिकेशन DDC, ये आपको अन्य सिस्टम के अनुसार ये एक सॉफ्टवेयर है DDC, इसके माध्यम से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरियन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी बुक है, अगर कोई बुक है तो विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग विवरण, जैसे रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तकें कहाँ हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मैथ, साइंस, इतिहास, भाषा, लैंग्वेज, इनकी जो रेफरेंस बुकें हैं उनकी डिटेल आपको रखनी है कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक लग रही हैं। यूजेज पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास, एक उपयोग की नीति क्या है आपकी, केवल लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए है वो बुक, यानी कोई बुक है वो या तो लाइब्रेरी में ही पढ़ने के लिए है या आप उसको इशू कर सकते हैं घर के लिए, तो आपको उसकी यूजेज पॉलिसी बनानी है कि कौन सी बुक घर ले जाने के लिए, कौन सी हॉस्टल के लिए, कौन सी स्कूल के लिए है। तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बुक, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एग्जाम टाइप्स। अब आपको यूपीएससी की बुक्स जो हैं वो आपको रखनी है, यूपीएससी की हैं, जेईई की हैं, नीट की हैं, एसएससी की हैं, एनटीएससी की हैं, ओलंपियाड से संबंधित कोई बुक है उनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। लेटेस्ट एडिशंस, जो नवीनतम संस्करण है परीक्षा की तैयारी के लिए नया संस्करण, ये आपको उसमें अपडेट करते रहना है बुकों में। फिक्शंस बुक्स में जैसे आपकी कल्पना या साहित्य, यानी आपके जो भी साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको फिक्सेशंस बुक्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि उपन्यास है किसी का, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, या फिर और उपन्यासकार हैं वो ये हैं उनके उपन्यास, बहुत बढ़िया बढ़िया उपन्यास हैं आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी के, या आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, या आपके जयशंकर प्रसाद के, या अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के, ये जो उपन्यास हैं इनके बारे में। उसके बाद कहानियाँ, कविता, ये संग्रह जो है किस किस का आपके पास है, ये आपके पास होने चाहिए एक स्कूल के अंदर। जेनरल मतलब शैली, शैली के अंदर आपके रोमांस की बुक्स, थ्रिलर की बुक्स, हॉरर बुक्स, क्लासिकल्स बुक्स, फैंटेसी बुक्स, ये आपकी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एज, टारगेटेड एज ग्रुप, टारगेटेड एज ग्रुप में क्या होता है कि एक विशेष उम्र वर्ग के लिए आपने क्या किया हुआ है। अपनी लाइब्रेरी में एक टारगेटेड एज ग्रुप के बच्चों के लिए आपको बच्चे हैं, किशोर हैं, वयस्क हैं, उसके हिसाब से आपको बुकों का जो है एक रिकॉर्ड रखना है। नॉन फिक्सेशन बुक्स में आ जाती हैं आपकी, जैसे एनसाइक्लोपीडिया, आपका एनसाइक्लोपीडिया के अंदर जो गैर कल्पना पुस्तकें हैं जिसमें इमेजिनेशंस नहीं होते हैं, विश्वकोश है जो आपको मोस्टली नेट पे मिल जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया की डिटेल होनी चाहिए। कैटेगरीज, जैसे जीवनी है किसी की, इतिहास है, विज्ञान है, दर्शन है, सामाजिक अध्ययन है, ये जो हैं ये आपके एक लाइब्रेरी के अंदर आपको इस नॉन फिक्सेशंस रिकॉर्ड में रखना है। वॉल्यूम एडिशंस, वॉल्यूम एडिशंस का मतलब यदि पुस्तक विश्वकोश या श्रृंखला का भाग है तो उसका कौन सा है एडिशन, ये सब। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सब्सक्राइब्ड ई बुक्स। ई बुक्स जो हैं आपने कौन कौन सी सब्सक्राइब कर रखी है, जैसे कि सदस्यता ली गई पुस्तकें, जैसे कि एक ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पब्लिशर्स, प्लेटफॉर्म, है ना,
किंडल हो गया आपका, एनडीएल हो गया। ये किंडल जो है लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एनडीएल भी लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। गूगल बुक्स हो गया, ईवीस्को हो गया, ईवीएसको, ई ग्रंथालय, ये सबसे बड़ा एक सीबीएसई का ई ग्रंथालय लाइब्रेरी के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही शानदार। सब्सक्रिप्शंस टाइप्स, आपने कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, सदस्यता किस किसकी ले रखी है, मुफ्त है या भुगतान है, भुगतान पे आधारित है, व्यक्तिगत है या संस्थागत है, पर्सनल ले रखा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है, तो इसकी भी आपकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आपको रखनी है। उनका एक्सेस मेथड क्या है, लाइब्रेरी के नेटवर्क की व्यवस्था क्या है, ऑनलाइन या पोर्टल, ये सब ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपके हैं पीरियोडिकल, इसके बाद है आपका पीरियोडिकल्स नियमित रूप से प्रकाशित सामग्री, जैसे कि समाचार पत्र, शोध पत्र, पत्रिकाएं, ये कौन कौन से आ रहे हैं। पब्लिकेशंस फ्रीक्वेंसी, जैसे आपका दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है, यानी दैनिक समाचार पत्र तो आते ही हैं, साप्ताहिक कौन से समाचार पत्र आते हैं, मासिक कौन से आते हैं, कौन सी पत्रिका आती है, ये है पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी में। सब्सक्रिप्शंस डिटेल्स में आपका वार्षिक मासिक सदस्यता की जानकारी दिखानी है। कैटेगरीज के अंदर आपका शैक्षणिक हो गया, विज्ञान हो गया, खेल हो गया, समाचार हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इस कैटेगरीज की आपको बुक्स रखनी है। मैगजीन्स, जर्नल्स और डेलीज में पत्रिकाएं, शोध पत्र, समाचार पत्र, संपादकीय विज्ञापन, ये सब जो है आपके यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। मैगजीन नेम, पत्रिका का नाम क्या है, इंडिया टुडे है, प्रतियोगिता दर्पण है, साइंस रिपोर्टर है। जर्नल्स टाइप्स कौन सा हो सकता है आपके यहाँ, जैसे कि शैक्षणिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये जर्नल टाइप्स हैं आपके। एडिटोरियल या क्लासिफाइड, संपादकीय और विज्ञापन वर्ग, इसमें महत्वपूर्ण समाचार, शोध लेख, सरकारी नोटिस आदि शामिल होते हैं, इसको हम एडिटोरियल या क्लासिफाइड्स बोलते हैं। एक्सेशन रजिस्टर्स आपको बता ही दिया। एक खोई या क्षतिग्रस्त पुस्तकों का रिकॉर्ड रखना होता है, खो गई हैं जो पुस्तकें और क्षतिग्रस्त पुस्तकें हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। और एक आपको अवेलेबल, यानी कितनी बुकें अवेलेबल हैं, इश्यू कितनी की गई हैं और लॉस्ट कितनी हो गई हैं, वो रखना होता है। और स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी आपके स्कूल का जो स्टॉक रजिस्टर है उसका तो अलग रहता है, लाइब्रेरियन का एक अलग से स्टॉक रजिस्टर होता है, उस वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आता है ये, तो स्टॉक वेरिफिकेशन। तो ये जो हैं आपके लाइब्रेरियन के वर्क हैं, ये सारे के सारे लाइब्रेरियन के वर्क हैं। तो आप सभी को आई होप बहुत ही मददगार होंगे। एक लाइब्रेरियन की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, कितना वर्कलोड होता है, ये भी आपको जानने को मिल गया होगा। और एक स्कूल के अंदर एक अच्छा लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको क्या क्या एफ़र्ट लगा सकते हो, यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है ये, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। इसके बाद देखो अगला है सर्वे का दूसरा पॉइंट है। सर्वे का दूसरा पॉइंट है ज्वाइनिंग लेटर्स ऑफ ऑल अवेलेबल टीचिंग स्टाफ, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो गेस्ट फैकल्टी है, सबके ज्वाइनिंग लेटर की डिटेल होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ज्वाइनिंग लेटर ऑफ ऑल अवेलेबल नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ में जितने भी बंदे हैं उनका सबके ज्वाइनिंग लेटर्स होने चाहिए। डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ऑफ ट्रेनिंग अटेंडेड बाय टीचिंग, जो आपकी सीपीडी होती है, जो एक साल में आपको 45 आवर्स की जो आपको कॉम्पिटेंसी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग होती है आपकी, वो आपके पास उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए पूरे स्टाफ के। डिटेल एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ऑफ ट्रेनिंग अटेंडेड बाय टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एम्पावरमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ के एम्पावरमेंट के लिए भी सीपीडीज होती हैं, वो आपके पास होने चाहिए। उसका डिटेल्स होना चाहिए कि स्कूल के अंदर। डिटेल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस क्लास वाइज इन ईच सब्जेक्ट, यानी स्कूल के अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए
हर एक क्लास के लिए अंदर हर एक सब्जेक्ट का एकेडमिक परफॉर्मेंस रजिस्टर्स जो है मेंटेन करता है एक टीचर, जिसके अंदर प्रत्येक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को हर एक स्टेप पर PT1, हाफ ईयरली, PT2 और एनुअल मेजर किया जाता है। डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ऑफ पार्टिसिपेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और SGFI लेवल। अब आपके कोई बच्चा जो है वो किसी भी गतिविधि के अंदर, चाहे कविता कंपटीशन हो गया, डेक्लामेशन हो गया, आपका कल्चरल इवेंट हो गया, कोई नृत्य हो गया, कोई संगीत हो गया, कहीं पे भी आपका अगर बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया है, स्टेट लेवल पे गया है, नेशनल लेवल पे गया है, जहाँ जहाँ उसने पार्टिसिपेशंस किया है उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़, स्काउट्स गाइड्स एंड NCC क्लब एक्टिविटीज़। NCC क्लब एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपको चारों पॉइंट अलग अलग है, स्काउट्स, गाइड्स और NCC और क्लब एक्टिविटीज। क्लब में बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो आपको स्कूल के अंदर बनाने होते हैं और क्लब मीटिंग्स होती रहती है जिसमें जनरल चीज़ों को सिखाया जाता है। NCC आप सभी को पता है, नेशनल क्रेडिट कोर होता है। इसके जो बच्चे, ये अगर आपके यहाँ NCC अप्रूव्ड है और NCC चल रही है तो इसके डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने होते हैं, स्काउट एंड गाइड्स के भी करने होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर अगर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है इन स्कूल, डिटेल्स स्पोर्ट्स में स्कूल के अंदर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी पूरी डिटेल्स। को करिकुलर एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट इन EMRS, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो रीजन, नेशनल लेवल पे उनका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब वो गए, कब वो आए, क्या प्राप्त किया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या कितने दिन तैयारी करवाई आपने और किस तरह से उन लोगों का फेयर सिलेक्शन किया। ठीक है, पहले तो फेयर सिलेक्शन स्कूल लेवल पे, उसके बाद नेशनल, फिर पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल। तो ये जो है आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डिटेल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर ऑफ फाइनेंशियल चेकलिस्ट। तो इस 9 नंबर के पॉइंट को मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ऑफ फाइनेंशियल चेकलिस्ट, ये एक बड़ा एक पॉइंट है जिसमें आपको इसकी डिटेल्स को मेंटेन करना है। जिसमें देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल चेकलिस्ट। फाइनेंशियल चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये ध्यान से सुनिए आप लोग। फाइनेंशियल चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले आता है बजट दस्तावेज। जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आपके पास मेंटेन करना है। वार्षिक बजट क्या रहा, अनुमोदन पत्र, विभिन्न मदों के लिए आवंटित जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, विभिन्न मदों के लिए आवंटित धनराशि का वितरण उसमें दिया हुआ होता है। ये आपको बजट दस्तावेज के अंदर मेंशन होता है। लेखा बही, जिसको आप लेजर बोलते हो, लेजर आपको मेंटेन करना है। लेजर के अंदर सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है, प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण होता है। ये आपको मेंटेन करना होता है अकाउंटेंट को, जो कि बहुत अच्छे से करता है और ये आपके पास हर स्कूल्स में होता है। तीसरा है बैंक स्टेटमेंट। विद्यालय के बैंक खाते के मासिक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन विवरण, यानी बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जब भी एक्रीडिशन की टीम आती है तो ये अलग से रखना पड़ता है। वेतन और मानदेय रिकॉर्ड, क्या वेतन है, कितना मानदेय आप दे रहे हो, वो प्रत्येक कर्मचारियों की वेतन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। मानदेय भुगतान रजिस्टर्स होने चाहिए आपके पास। खरीद और आपूर्ति दस्तावेज। खरीद और आपूर्ति दस्तावेज में आपके परचेज ऑर्डर्स, बिल, चालान, जो भी इनवॉइस वगैरह है, सामग्री प्राप्ति की रसीदें होती हैं। ये पांचवा रिकॉर्ड है आपका। छठा रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना होता है अकाउंटेंट को, अनुदान और सहायता रिकॉर्ड, यानी सरकारी अनुदानों का विवरण, NGOs और अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए।
छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता दस्तावेज, यानी अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को और फाइनेंशियल कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको मेंटेन करने हैं, जैसे छात्रवृत्ति का वितरण, सूची, लाभार्थी छात्रों के आवेदन और स्वीकृति पत्र। आंतरिक और बाह्य ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट होती है स्कूल के अंदर वो, और एक्सटर्नल ऑडिट आपको करवानी होती है वो, दोनों आपके पास दोनों की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। वित्तीय नीतियाँ और प्रक्रियाएं, जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है स्कूल के अंदर कि किस तरह से फाइनेंस जो है, जो पैसा आया है वो कैसे खर्च होगा। वित्तीय संचालन के लिए निर्धारित नीतियों का दस्तावेज, लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रक्रियाएं, ये आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। 10वें नंबर का पॉइंट है अन्य संबंधित दस्तावेज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, बीमा हो गया, बीमा पॉलिसी दस्तावेज हो गए, और टैक्स से संबंधित दस्तावेज आपके पास हो गए, और रिटर्न से संबंधित दस्तावेज। ये एक अकाउंटेंट को मेंटेन करना होता है। इन पॉइंटों को, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है एक अकाउंटेंट को। अगर ये इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, आप समझ सकते हो। एक स्कूल के अंदर एक्रीडेशन कैसे कराएं। एक एक्रीडेशन एक बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एंड फेयर एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है करती है। इसके बाद आपका है, आपका ये वाला पॉइंट हो गया, आपका हो गया 9 नंबर का पॉइंट हो गया डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ऑफ फाइनेंशियल चेकलिस्ट। इसके बाद है ब्लूप्रिंट ऑफ परमिसेज एंड लैंड डॉक्यूमेंट्स। 10वें नंबर के पॉइंट को भी मैं डिटेल से बताना चाहूँगा आपको, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 10वें नंबर का पॉइंट जो है डिटेल एंड परमिसेज, जितनी भी आपकी स्कूल की बाउंड्रीज है, जितने भी आपके पास जो सरकारी स्कूल है जो आपको मिला हुआ है, जब आपने चार्ज लिया था तो ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए थी। जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ परमिसेज, यानी स्कूल की संपूर्ण संरचना का नक्शा, कुल क्षेत्रफल, कक्षा भवन, प्रशासनिक भवन, छात्रावास आदि की डिटेल जो है आपको उस ब्लूप्रिंट में होनी चाहिए। भवन की मंजिल योजना यानी फ्लोर प्लान क्या रहा, प्रत्येक मंजिल में कौन कौन से कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये आपके इसमें पर जो फ्लोर प्लान होता है उसमें दिया गया होता है। खेल और बाहरी सामग्री बाहरी सुविधाएं, जैसे कि खेल का मैदान, बागवानी क्षेत्र, जल निकासी की व्यवस्था, ये आपको फ्लोर प्लान में मिल जाता है, ब्लूप्रिंट में मिल जाता है। सुरक्षा उपायों का स्थान, जैसे अग्निशामक यंत्र, निकास द्वार, सीसीटीवी कैमरे, ये सभी आपको ब्लूप्रिंट में मिल जाता है। इंजीनियरिंग और निर्माण संबंधी विवरण, बिल्डिंग की नींव, संरचना, भूकंप रोधी है या नहीं है, भूकंप रोधी डिजाइन है या नहीं है, ये सारी डिटेल जो है आपको ब्लूप्रिंट के अंदर मिल जाती है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक प्रिंसिपल को चार्ज लेते वक्त लेना चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट। लैंड डॉक्यूमेंट्स में आपका भूमि दस्तावेज होते हैं। भूमि से दस्तावेज का मतलब है कि भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए कि यह प्रमाणित करता है कि भूमि सरकार, जो भूमि है वो सरकार विद्यालय के लिए आवंटित की है, यानी सरकार ने विद्यालय के लिए, सरकार द्वारा विद्यालय के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है। भूमि का आवंटन पत्र यानी लैंड अलॉटमेंट लेटर, लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट अलग है, अलॉटमेंट लेटर अलग है। अलॉटमेंट लेटर में ये पता चलता है कि सरकार द्वारा जारी पत्र जिसमें दर्शाया गया होता है कि विद्यालय को कितनी भूमि दी गई है। लैंड अलॉटमेंट लेटर का मतलब है कितनी भूमि दी गई है उस विद्यालय को। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है जिसमें भूमि का खसरा नंबर होता है, खैतानी नंबर होता है, ज़मीन का प्रकार होता है, किस तरह की ज़मीन है और सरकारी है या निजी है, ये आपको दर्ज होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर। लीज पे है अगर कोई ज़मीन
तो लीज या पट्टे का एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। यदि भूमि लीज पर दी गई है तो उसका अनुबंध होता है, वो अनुबंध आपके पास होना चाहिए। निर्माण स्वीकृति पत्र जैसे बिल्डिंग अप्रूवल लेटर, जब आपकी बिल्डिंग बन जाती है तो ये बिल्डिंग अप्रूवल लेटर बनता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्माण की अनुमति का प्रमाण पत्र जो होता है उसको बिल्डिंग अप्रूवल लेटर बोलते हैं। एनवायरनमेंट और सेफ्टी क्लियरेंस, यानी जब भी कोई चीज़ आप बनाते हो इस इंडिया के अंदर, तो वो एनवायरनमेंट के लिए कोई ख़तरनाक तो नहीं है, एनवायरमेंटल ख़तरा तो नहीं है, और सेफ्टी की चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखा गया है, ये सब आपको सर्टिफिकेट रखने होते हैं। इसके बाद है आपके इसी में ही अगला टॉपिक है एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड ट्रांसफ़र, जो है अगला पॉइंट एक्रेडिटेशन का। उसमें आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड, लैंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एफिडेविट हो गया, एफिडेविट ऑफ ऑनरशिप हो गया, जिसमें यह सत्यापित किया जाता है कि भूमि जो है वैध स्वामी कौन है और इस विद्यालय को हस्तांतरित करने के लिए कोई विवाद नहीं है। इसके बाद एक एनओसी दी जाती है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अगर यह भूमि किसी सरकारी या निजी संस्था से आ रही है तो उस संस्था का प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि इस भूमि के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भूमि के मुक्त होने का शपथ पत्र, यानी एफिडेविट फॉर एनक्यूरवेंस फ्री लैंड, यानी एनकर्ब्रांस, जो एनकर्ब्रांस मतलब एक तरह से कि वो मुक्त हुई है भूमि या नहीं है, यह साबित करती है कि भूमि किसी बैंक, ऋण, विवाद, मुकदमे या फिर अन्य दानदारियों से मुक्त है। ठीक है। उसके बाद लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट, यह दस्तावेज बताता है कि वर्तमान में यह भूमि किसके नाम पर है, ये लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट बताता है। लैंड अलॉटमेंट लेटर आपको बताया ही था, सरकारी भूमि हो तो सरकार द्वारा विद्यालय को आवंटित का आधिकारिक पत्र होता है ये। और लीज एग्रीमेंट यदि लागू हो, अगर भूमि लीज पर दी गई जा रही हो तो उसका अनुबंध। लीज एग्रीमेंट मतलब अगर कोई भूमि लीज पर दी जा रही है तो उसका एग्रीमेंट होता है। लैंड अलॉटमेंट लेटर जो होता है, सरकारी भूमि हो तो सरकार द्वारा विद्यालय को आवंटन का आधिकारिक पत्र होता है। इसके बाद रजिस्टर्ड सेल्स डीड, यानी जो रजिस्ट्री दस्तावेज है जिसमें आपको आता है ट्रांसफ़र डीड, अगर यह निजी भूमि थी और सरकार ने इसे खरीदा या अधिग्रहण किया तो उसकी कानूनी रजिस्ट्री होती है। खसरा और खैतानी नंबर, जिसको लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड बोला जाता है, यह दस्तावेज सरकारी भूमि रिकॉर्ड में ज़मीन के स्वामित्व और उसकी कैटेगरी को प्रमाणित करता है। ठीक है, विद्यालय के लिए। इसके बाद आपका लैंड मैप और सर्वे रिपोर्ट। लैंड मैप क्या दिखाता है, यह दर्शाने के लिए कि हस्तांतरित भूमि पर विद्यालय बनाने के लिए उपयुक्त स्थान है। ये लैंड मैप और नक्शा जो है आपका ये बताता है। इसके बाद सरकारी स्वीकृति और मंजूरी दस्तावेज होते हैं, जैसे कि राजस्व विभाग की मंजूरी दी जाती है, अप्रूवल फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपके पास होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि को विद्यालय के लिए उपयोग किया जा सकता है। और एक और होता है आपका नगर निगम या ग्राम पंचायत की मंजूरी, यानी अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, जिसमें म्यूनसिपलिटी और पंचायत, ये जो है यहाँ से एक लेटर लेना होता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए। ठीक है, अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी ये आपके पास होना चाहिए, और अप्रूवल फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये जो थे आपके डॉक्यूमेंट जो थे आपको मेंटेन करने थे। इसके बाद प्रोक्योरमेंट रजिस्टर्स रिकॉर्ड डिटेल विद बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टॉक रजिस्टर। एक विद्यालय के अंदर स्टॉक रजिस्टर्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, विद्यालय द्वारा खरीदी गई सभी सामग्रियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें हो गए, फर्नीचर हो गया, लैब हो गया, लैब उपकरण हो गए, खेल सामग्री हो गई, स्टेशनरी हो गई, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए आदि, क्रय की जाने वाली सेवाएं,
स्कूल की मरम्मत, सफाई, सेवाएं, वाहन, किराया आदि, ये सभी जो हैं, जो आपका पीआर रजिस्टर होता है, प्रोक्योरमेंट रजिस्टर, उसके अंदर आपको मेंशन करनी होती हैं। इस प्रोक्योरमेंट रजिस्टर्स को बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो है सीरियल नंबर, इसके बाद आइटम और सर्विस नंबर, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शंस, क्या ब्रांड है, क्या मॉडल है, क्या गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी क्या है, सप्लायर का नेम और एड्रेस, डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट, इनवॉइस या बिल नंबर, टोटल कॉस्ट, पेमेंट स्टेटस, अप्रूवल सिग्नेचर, बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स। ये दूसरा पॉइंट है, बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपको ये रजिस्टर कैसे मेंशन करना है, मेंटेन करना है आपको। शिक्षा विभाग से जारी पत्र जिसमें विद्यालय को आवंटित कुल धनराशि का विवरण होता है, तो इसमें आपको बजट हेड वाइज एलोकेशंस होते हैं। जैसे शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला पे कितना है, लाइब्रेरी पे कितना है, फर्नीचर पे कितना है, स्कूल मरम्मत और रखरखाव पे कितना है, और सरकारी अनुदान का विवरण यानी ग्रांट यूटिलाइजेशन लेटर आपको मिलता है। एक पेमेंट वाउचर और इनवॉइस होते हैं, क्रय किए गए सामान की वित्तीय जानकारी, बजट व्यय रिपोर्ट यानी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स, विद्यालय ने कितना खर्च किया और कितना शेष है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स। ये अकाउंटेंट को बनानी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक अकाउंटेंट को मेंटेन करने होते हैं। स्टॉक रजिस्टर बोला जाता है इसको, या प्रोक्योरमेंट रजिस्टर बोला जाता है, जो एक अकाउंटेंट को मेंटेन करना होता है। इसके बाद लास्ट है इसमें स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर विद्यालय में सामान कब खरीदा गया, कितना उपयोग हुआ, कितना स्टॉक में बचा हुआ है, इन तीनों चीज़ों को बताता है। इसमें भी सीरियल नंबर, आइटम नेम, डेट ऑफ परचेज, क्वांटिटी रिसीव कितनी हुई, यानी किस डेट को ख़रीदा गया वो, और कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, क्वांटिटी आपने कितनी इशू कर दी है, यूज्ड कितनी हो चुकी है, बैलेंस स्टॉक कितना है, कंडीशन क्या है उसकी, न्यू है, ओल्ड है, डैमेज है, इशू टाइप क्या इशू आ रहा है, और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ रिसीवर एंड इशूअर, इशू करने वाले के सिग्नेचर और रिसीव करने वाले के सिग्नेचर, ये आपको मेंटेन करने होते हैं। इसके बाद एनुअल रजिस्टर वो ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इंस्पेक्शंस डिटेल। एनुअल रजिस्टर्स ऑफ फिक्स असेट्स यानी ऐसे असेट्स, ऐसे सामान जो आपके विद्यालय में हैं, और उन सामान के इंस्पेक्शंस की डिटेल आपको रखनी होती है। उसकी ऑडिट होती है, ऑडिट के टाइम पे ये आपको डिटेल मतलब आपके पास रखनी होती है। जब भी आपके स्कूल में कभी इंस्पेक्शंस होता है, तो आपके यहाँ पे ऑडिट जब आती है तो क्या क्या चीज़ें चेक करती है। आपके यहाँ पे एनुअल रजिस्टर ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे कि फर्नीचर कितना है, कंप्यूटर कितने हैं, प्रयोगशाला उपकरण कितने हैं, पुस्तकें कितनी हैं, भवन किस हालत में है, डेस्क किस हालत में है, कुर्सी, लाइब्रेरी की किताबों की कंडीशंस क्या है, ब्लैक बोर्ड आदि, ये सभी चीज़ें देखती है। इंस्पेक्शंस डिटेल्स के अंदर आपका डेट ऑफ इंस्पेक्शंस कब हुआ, इंस्पेक्टर का नाम क्या है, कंडीशंस ऑफ असेट्स क्या है, उसके बाद फंक्शनल है, डैमेज्ड है, नीड है रिपेयर की, तो वो आपको एक रजिस्टर्स में मेंटेन करना होता है। यूज स्टेटस यानी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं यूज स्टेटस। रिपेयर और रिप्लेसमेंट रिकमेंडेशंस, अगर वो यूज नहीं हो रहा है, रिप्लेस की कोई ज़रूरत है और रिकमेंड करना है आपको प्रिंसिपल को, तो यदि संपत्ति को मरम्मत या बदलने की आवश्यकता हो तो उसका एक डिटेल आपको बना। सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, जिसमें निरीक्षक होता है, प्रधानाचार्य या प्रबंधक के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको मेंटेन करना होता है। ये एक प्रिंसिपल्स के लिए है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये जो है अपन पहुंच चुके हैं। 9 नंबर का पॉइंट जो है वो आपका हो चुका है। 10 नंबर ब्लूप्रिंट ऑफ परमिसेस एंड लैंड डॉक्यूमेंट्स हो चुका है। 11 नंबर का पॉइंट हो चुका है एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड। इसके बाद 12 नंबर का जो मेंटेन रजिस्टर रिकॉर्ड है वो आपका हो चुका है।
मेंटेनेंस मेंटेनेंस अब मेंटेनेंस जो है वो उसको ध्यान में रखना है आपको। कहीं पे भी जो मेंटेनेंस होता है ना वो इस तरह से होता है, जैसे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को लिखा जाता है, उस प्रॉब्लम के बाद कोई बंदा आता है मेंटेनेंस करने वाला, वो उसको सही करके जाता है, तो उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखिए मेंटेनेंस रजिस्टर्स में आपको क्या क्या मेंटेन करना होता है। मेंटेनेंस रजिस्टर रिकॉर्ड आपको रखना होता है, क्या क्या मेंटेनेंस कब कब हुआ। मेंटेनेंस में M&R कंप्लेंट रजिस्टर्स होता है, यानी मेंटेनेंस एंड रेक्टिफिकेशंस या मेंटेनेंस एंड रिपेयर का जो एक कंप्लेन रजिस्टर होता है, ये नेक्स्ट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एक्सपेंडिचर्स डिटेल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, यानी मेंटेनेंस के लिए कितना एक्सपेंडिचर्स हुआ है उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है, पूरी की पूरी। 14 नंबर का पॉइंट हो गया, 14 नंबर का रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड है 15 नंबर का, प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर्स। अभी बताया मैंने आपको, प्रोक्यूरमेंट्स रजिस्टर्स को तो मैंने अभी बताया आपको, जिसके अंदर आपको प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर्स हो गया, रिकॉर्ड डिटेल विद बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स और स्टॉक रजिस्टर्स, ये आपको परचेजिंग इंचार्ज जो है उसके पास मिल जाएगा, वो इसको करता है। एनुअल रजिस्टर ऑफ फिक्स असेट्स एंड इंस्पेक्शंस डिटेल्स, ये आपके पास प्रिंसिपल्स के पास मिल जाएगा। एनुअल रजिस्टर होता है फिक्स असेट्स का, कि पूरे साल भर में उन असेट्स में क्या दिक्कत आई और कितनी चीज़ें बदली गई। डिटेल ऑफ इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स एक्टिविटीज रजिस्टर्स, हाउस मीटिंग रिकॉर्ड्स, हाउस अटेंडेंस, यानी हाउस की अटेंडेंस, हाउस मीटिंग कितनी हुई, उसके बाद उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई गई इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स में, और क्या क्या आपके कॉम्पिटिशन्स थे, उसकी पूरी डिटेल आपको जो है इस नंबर में रखनी होगी। इसके बाद एकेडमिक इंटरनल रिकॉर्ड्स, एकेडमिक इंटरनल रिकॉर्ड्स के अंदर जितना भी इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, पोर्टफोलियो है, या आपका मल्टीपल असेसमेंट है, या आपका पीरियोडिक टेस्ट है, आपका टर्म 1 का हाफ ईयरली टेस्ट है, टर्म 2 के लिए पीरियोडिक, ये सब सेम आपको दोनों टर्म में करना होता है, तो उसके इंटरनल रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको जो है, जो भी स्किल सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर आपके स्कूल का होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। डेली एमिनिटीज डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, डेली एमिनिटीज क्या दिन की कितनी चीज़ें हैं उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर होना चाहिए। डेली अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। मूवमेंट रजिस्टर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन मूव कर रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर जो है आपका डेली का ये होना चाहिए, क्या क्या डेली का यूजेज की चीज़ें हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और डिसिप्लिनरी एक्शन रजिस्टर्स होना चाहिए, ये हॉस्टल में भी होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए। एक्सीडेंट रजिस्टर्स रिकॉर्ड एंड सिक रिकॉर्ड रजिस्टर्स फॉर बॉर्डर्स, ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है और नर्स इसको केयर करती है इस रजिस्टर को। फूड टेस्टिंग रजिस्टर मैस कमेटी के लिए, मैस कमेटी जो होती है जिसमें 3 मेंबर मैंडेटरी है, मैस कमेटी इंचार्ज, वार्डन और नर्स, ये तीनों लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जब भी खाना बनता है, दोपहर को बनता है, शाम को बनता है, तो उस फूड को टेस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी को नोट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। फूड टेस्टिंग रजिस्टर्स, मैस स्टॉक एंड इन्वेंट्री रजिस्टर्स, मैस मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर्स, और कंटेनिंग MOM, MOM का मतलब है मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो क्या क्या आपकी मीटिंग के विषय रहे, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा फूड टेस्टिंग रजिस्टर्स में क्या क्या आता है। तो देखिए नहीं रहा, फूड टेस्टिंग रजिस्टर्स में आपको फूड टेस्टिंग रजिस्टर में क्या क्या मेंटेन करना है। सीरियल नंबर क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्टिंग क्या रही है, मील का टाइप क्या था, यानी नाश्ता था, दोपहर का भोजन था, रात का भोजन था, ये मील ऑफ टाइप में आ जाएगा।
भोजन में परोसे गए आइटम्स क्या क्या थे, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी था वो आपको मेंशन करना है। हाइजीन एंड क्वालिटी स्टेटस, यानी उसकी हाइजीन और क्वालिटी का स्टेटस क्या था, संतोषजनक था, कैसा था, ये सब आपको मेंशन करना है। फूड का टेम्परेचर क्या था, खाना बासा तो नहीं दे दिया, सुबह का खाना ही तो शाम को नहीं खिला दिया, ये आपको बताना है, मेंशन करना होता है। स्वाद और बनावट क्या थी उसके, चखने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर, जैसे कि वार्डन, मैस प्रभारी और स्वास्थ्य निरीक्षक। टिप्पणी, अगर कोई उसमें दिक्कत पाई है तो यदि भोजन में कोई समस्या पाई जाती है तो उस पर की गई कार्रवाई का विवरण होना चाहिए। ये आपका फूड टेस्टिंग रजिस्टर हो गया। मैस स्टॉक एंड इन्वेंट्री रजिस्टर, मैस स्टॉक एंड इन्वेंट्री रजिस्टर में क्या क्या आता है, खाद्य सामग्री का नाम होता है, जैसे गेहूँ, चावल, तेल, मसाले, सब्जियां, दूध आदि, ये मैस का स्टॉक रजिस्टर होता है। और इन्वेंट्री रजिस्टर मतलब उसके बिल्स होते हैं। देखिए, डेट एंड परचेज, कब परचेज किया गया, सप्लायर का नेम और इनवॉइस नंबर क्या है, क्वांटिटी रिसीव 50 केजी चावल, जैसे कि क्वांटिटी यूज पर डे, एक दिन में कितना आपकी क्वांटिटी यूज हो रही है, चावल है तो चावल की, गेहूँ है तो गेहूँ की, यानी एवरी चीज़ जो एक दिन में आपकी यूज हो रही है, एक दिन से ही आपका 7 दिन का और 15 दिन का और 1 महीने का निकल आता है। रिमेनिंग स्टॉक क्या है, बचा हुआ स्टॉक क्या है, क्वालिटी चेक, रिमार्क्स, कोई भी रिमार्क आपको डालना है, और सिग्नेचर ऑफ स्टोर इंचार्ज, ये आपके स्टोर इंचार्ज के सिग्नेचर हो जाते हैं मैस स्टॉक रजिस्टर्स में। इसके बाद मैस मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपका कमेटी मेंबर्स होने चाहिए सारे के सारे। कमेटी के अंदर एजेंडा होना चाहिए, एक जो मीटिंग का एक एजेंडा होता है, किस एजेंडे को लेके मीटिंग की गई है। डिस्कशन पॉइंट होने चाहिए, उसको आपको मेंशन करना है। डिसीजन टेकन, क्या डिसीजन लिया गया, और सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स, आपके सभी मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। ये आपके MOM हो गया मैस कमेटी का। इसके बाद मेंटेनेंस रजिस्टर्स रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, मेंटेनेंस रजिस्टर्स जो है कैसे मैनेज करोगे आप, सबसे पहले सीरियल नंबर, कंडीशंस, गुड्स रिपेयर नीड इश्यूज डिस्क्रिप्शंस, डेट ऑफ मेंटेनेंस, वर्क डन, टेक्नीशियंस, कॉन्ट्रैक्टर नेम, कॉस्ट, इफ़ एनी, सिग्नेचर ऑफ इंचार्ज। ये रजिस्टर जब बनाओगे तो ये आपके कॉलम होने चाहिए, जिसमें आपका 3 तरह का मेंटेनेंस है, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में क्या आ जाता है, जैसे कि क्लासरूम्स, दीवारों की मरम्मत हो गई, पेंटिंग हो गई, छत हो गई, खिड़कियां हो गई, दरवाजे हो गए। हॉस्टल रूम्स, जैसे कि बेड, दरवाजे, अलमारियां, टॉयलेट, वाटर सप्लाई। मैस एंड किचन्स, जैसे चिमनी हो गया, स्टोव हो गया, फर्नीचर हो गया, सफाई व्यवस्था हो गई। प्लम्बरिंग एंड वाटर सप्लाई, जैसे पाइप लीक हो गया, पानी की टंकी की सफाई हो गई, नल की मरम्मत हो गई। ड्रेनेज सिस्टम, जैसे जल निकासी, गटर सफाई, ये सब हो गया। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, लाइट्स एंड फैंस की कंडीशंस क्या है, क्लासरूम के फैंस, हॉस्टल्स के फ़ैन, लाइट्स, ऑफिस में लाइटिंग सिस्टम, इसका रिकॉर्ड रखना है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, CCTV कैमरेज, इसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। पावर बैकअप सिस्टम, जैसे कि जनरेटर, इन्वर्टर, सोलर पैनल, इनका ध्यान रखना है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस में क्या आ जाता है, डेस्क, चेयर्स, बेड्स, ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड, है ना। लाइब्रेरी इक्विपमेंट्स में आपकी अलमारियाँ, टेबल, कुर्सियाँ। स्पोर्ट्स आउटडोर मेंटेनेंस क्या आ जाता है, प्लेग्राउंड, ग्राउंड की सफाई, घास काटना, गड्ढों को भरना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रैकेट्स, क्रिकेट किट आदि। ग्रेडिंग, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, इसमें क्या आता है, पौधों की देखभाल, पानी देना, सफाई करना। सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी मेंटेनेंस, इसके अंदर आपको CCTV कैमरा, अगर ख़राब कैमरों की मरम्मत है तो वो करवानी है। फायर एक्सटिंजर्स, एक्सपायरी डेट चेक करनी है, नया कब लगाना है। सिक्योरिटी गेट और फेंसिंग,
टूटा हुआ गेट है, दीवार है, तो इसके लिए आपको मेंटेनेंस। तो एक मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और पर्टिकुलर एक टीम होती है इसकी, उस टीम को के ज़रिए ये सब करवाना होता है। एक इलेक्ट्रिकल का बंदा होता है, एक प्लम्बर होता है, एक फर्नीचर का बंदा होता है, ये सब इस तरह से मैनेज होता है। अब आपको बताते हैं हम इन्वेंट्री रजिस्टर्स फॉर लैब। लैब के अंदर इन्वेंट्री रजिस्टर्स कैसे तैयार करने हैं। तो पहले तो इसमें 3 रजिस्टर होते हैं, 2 होते हैं मोस्टली। तो लैब इन्वेंट्री रजिस्टर्स में क्या क्या जानकारी शामिल होती चाहिए। एक लैब इन्वेंट्री रजिस्टर्स लैब टेक्नीशियंस को क्या क्या ड्यूटी है और कितनी ड्यूटियां ऐसी हैं जो उसको असाइन की गई हैं और क्या वर्कलोड है, ये आप जानोगे आज। एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है लैब टेक्नीशियन को, जिसमें सीरियल नंबर, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शंस, डेट ऑफ परचेज, क्वांटिटी, कंडीशंस क्या है उसकी, न्यू है, यूज्ड है, डैमेज्ड है, इन यूज और स्टोर है, लोकेशन क्या है लैब में, कहाँ पे रखा हुआ है वो, इंचार्ज एंड सिग्नेचर। ये एक रजिस्टर इतने कॉलम्स का आपको मेंटेन करना है। इसके बाद लैब इन्वेंट्री रजिस्टर्स के मुख्य घटक क्या क्या हैं। लैब इन्वेंट्री रजिस्टर्स के मुख्य घटकों की आप बात करते हो तो देखो, जैसे फिजिकल लैब है, फिजिक्स की लैब है जिसमें वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैटरी सेल, रेजिस्टेंस बॉक्स आदि का ध्यान रखना होता है। केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स हो गए, बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गई, बर्नर, टाइट्रेशन सेटअप हो गया, ये आपको क्या करना है, मैनेज करना होता है। इसके बाद आपका बायोलॉजी लैब हो गया जिसमें माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स, संरक्षित नमूने, हड्डियों के मॉडल, ये आपको मेंटेन करना है। मैथमेटिक्स लैब में ज्योमेट्री मॉडल्स, गणना उपकरण, मापन यंत्र, है ना। ज्योग्राफी लैब में ग्लोब, नक्शे, कंपास, मौसम विज्ञान उपकरण, ये सब आपको रखने हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ लैब के अंदर आपको दूसरा एक रजिस्टर बनाना है लैब टेक्नीशियंस को, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स का, कि कब क्लास आई, कौन सा सेक्शन था, डेट ऑफ प्रैक्टिकल क्या थी, एक्सपेरिमेंट का नेम क्या था, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, कौन सा केमिकल यूज हुआ, प्रोसीजर क्या रहा, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स क्या रहे, स्टूडेंट का सिग्नेचर क्या रहा, सिग्नेचर करवा लेना है। लैब इंचार्ज ऑफ सिग्नेचर, लैब के इंचार्ज को सिग्नेचर कर लेना है। तो ये आपका था एक फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बायोलॉजी लैब, मैथमेटिकल लैब, ज्योग्राफी लैब की लैब टेक्नीशियंस का। एक आता है आईसीटी लैब, इन्वेंट्री रजिस्टर ऑफ आईसीटी लैब। इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो एक पीजीटी कंप्यूटर है, टीजीटी कंप्यूटर है, या जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उसके अंदर कंप्यूटर लैब का वो इंचार्ज होता है। तो देखिए, हार्डवेयर डिवाइस में कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंटीवायरस, कोडिंग सॉफ्टवेयर, ये इनका आपको मैनेज करना होता है, देखना होता है। नेटवर्किंग डिवाइस में आपका राउटर, स्विच, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ये होगी। कंप्यूटर एक्सेसरीज में आपका आ जाता है कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, यूएसबी और ड्राइव्स, ये आपको मेंटेन करने होते हैं कि कितने ड्राइव्स है स्कूल में, कितनी यूएसबी ड्राइव्स है, कितने हेडफोन्स हैं, कितने माउस हैं, कितने कीबोर्ड्स हैं, ये आपको मैनेज करने होते हैं इन्वेंट्री रजिस्टर ऑफ आईसीटी। तो अब वापस चलते हैं अपने उन्हीं पॉइंटों पे जहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, उसके बाद के पॉइंटों पे चर्चा करते हैं हम। तो देखिए, 15 नंबर का जो पॉइंट है आपका प्रोक्योरमेंट रजिस्टर्स, ये हो चुका था। एनुअल रजिस्टर्स ऑफ फिक्स असेट्स एंड इंस्पेक्शंस, ये हो चुका था। डिटेल ऑफ इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, ये भी हो चुका था। 18 एकेडमिक इंटरनल रिकॉर्ड्स, ये हो चुका था। डेली एमिनिटीज डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर्स, ये भी हो चुका था। इसके बाद है एक्सीडेंट रजिस्टर्स की बात हो चुकी थी। फूड टेस्टिंग के बारे में जस्ट अभी बताया ही है। फूड टेस्टिंग रजिस्टर्स, मैस स्टॉक रजिस्टर्स, इन्वेंट्री रजिस्टर्स, मैस मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर्स कंटेनिंग एमओएम। इसके बाद है बच्चों टीचर्स, इसके बाद एक स्कूल के अंदर आपको
इन्वेंट्री एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ लैब, जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इन्वेंट्री रजिस्टर ऑफ आईसीटी, ये भी आपको मैनेज करना होता है। इसके बाद आपको सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में क्या था, इससे पहले स्टेट डेपुटेशंस पे टीचर्स चला रहे थे, तो कृपया करके उन लोगों से आप लोग क्या करें, एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ले लें 10th और 12th का, पिछले 2 साल का और 1 साल का सभी क्लासेज का ले लें। 6 टू लेकर नॉन बोर्ड क्लासेज जितनी भी हैं उनका 1 साल का एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड लेना है आपको, ना कि मार्कशीट लेनी है। ठीक है, मार्कशीट भी तो लेनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड तो लेना ही चाहिए। एनुअल एक्टिविटीज़ कैलेंडर, रिकॉर्ड ऑफ कल्चरल एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़, इसके बाद पार्टिसिपेशंस, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स एट नेशनल स्टेट स्कूल लेवल, ये आपको मैनेज कर लेना है। एनुअल एक्टिविटीज़ कैलेंडर में क्या होता है, ये अलग होता है जिसमें पूरे साल भर की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद एनुअल मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्टॉक रजिस्टर्स ऑफ लैब, ये आपको मैंने बता ही दिया। रिकॉर्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस शेड्यूल, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप अपने स्कूल्स में दिए हो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड ऑफ कंपटीशन क्लासेस, अगर आपने नीट जेईई के लिए कोई कंपटीशन क्लासेस ली हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशंस रिकॉर्ड, इसके बाद ये तो सभी जानते हो आप, जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड नर्स रखती है। रिकॉर्ड ऑफ सपोर्ट स्टाफ एंड अटेंडेंस रजिस्टर्स, रिकॉर्ड ऑफ सपोर्ट स्टाफ एंड अटेंडेंस रजिस्टर्स में आपको जितना भी सपोर्ट्स स्टाफ है आपका उसका रिकॉर्ड रखना है, क्या योग्यता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर्स सारा का सारा आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी रिकॉर्ड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यानी अगर आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्विपमेंट को रिप्लेस किया है, अगर आपने किसी भी इक्विपमेंट को रिप्लेस किया है, एक सरकारी विद्यालय में जो भी चीज़ आपने चेंज की है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है। यानी आप किसी भी चीज़ को यूं ही बाहर नहीं फेंक सकते, यूं ही बाहर नहीं निकलवा सकते, उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। ख़राब रद्दी किताबें हैं, फटा टूटा सामान है, इवन जो आपका जो कार्टून्स वगैरह होते हैं जो आपके जिसमें सामान आते हैं वो भी आप बाहर नहीं भेज सकते यूं ही। ठीक है, उसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, जो भी आपने पिछले साल करवाई है, और एक्सपेंडिचर्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास होने चाहिए। तो ये 30 पॉइंट है आपके यहाँ पे। आज से एक्रीडिशन चालू हो चुका है एमपी के अंदर 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद अदर स्टेट्स में एक्रीडिशन है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और एक स्कूल का जितना तजुर्बा मेरे अंदर था वो मैं आप सब लोगों के सामने रखा हूँ। और मेरे हिसाब से आपके नए स्कूल से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, आपके प्रिंसिपल्स को बहुत मदद मिलेगी, आपके सभी टीचर्स को, लैब टेक्नीशियंस को, इन सभी को बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा अगर कहीं पे भी जल्दी की गई है तो। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।